उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे संभल हो, चाहे कहीं पर भी हिंदुओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं आपसे बहुत सम्मान से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किस खेत की मूली है? 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना था कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से समझना चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, इस्कॉन के मंदिर के प्रमुख पर अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? सबसे शॉकिंग बात, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ डीएनए की बात कर रहे हैं कि चाहे संभल हो, चाहे बाबर हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबका डीएनए एक है। सबसे पहली बात, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जिस नफरती सोच का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका नतीजा यह है कि आपके राज्य में मुसलमानों को घर नहीं दिए जा रहे हैं। और संभल में जिन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, वो किस धर्म के, यह भी मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा क्या। अखिलेश ने इसका करारा जवाब भी दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई दोनों की डीएनए की जांच हो जाए। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? सुनिए, दोहरे मापदंड से भरा हुआ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से फिर से वही सवाल पूरी विनम्रता के साथ, बताइए आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें साल प्रवेश कर चुके हैं इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है। बताइए, फिर भी यह सब हो रहा है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो कृपया बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप तमाशा क्यों देख रहे हैं? अरे जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे 1971 में, जब पाकिस्तानी सेना कहर बरपा रही थी, तब ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। अब मैं आपसे यह तो नहीं कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश को दो फाड़ कर दें, मगर कम से कम बहाने मारना तो बंद कीजिए। कब तक इस तरह की रुदाली, कब तक हिंदुओं को भड़काया जाता रहेगा, डराया जाता रहेगा कि भाई तुम्हारा वजूद खतरे में है? मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, जिस तरह से मध्य पूर्व में कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु अपने अनुयायियों को भड़काते हैं कि इस्लाम खतरे में, यही अंदाज़े बयां भाजपा का है। सुनिए उनके डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो हैं जिन्होंने चुनावों के दौरान कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। यानी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खुलकर इस तरह की बातें कर रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि आपकी एक भैंस को घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, आपकी एक बेटी घुसपैठियों को दे देंगे। यह बात अलग है कि ये लोग अब तक नहीं बता पाए हैं कि ये घुसपैठिए देश में घुस कैसे रहे हैं, क्योंकि ना संभल और ना झारखंड सीमावर्ती राज्य या सीमावर्ती शहर है। अब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही कि संभल के अंदर पाकिस्तानी कारतूस मिले। यह सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो बार बार पाकिस्तान जाने की बात करते रहते हैं, ये कह रहे हैं कि साहब संभल के अंदर पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो आतंकवाद का गढ़ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संभल सीमावर्ती शहर है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? कैसे पहुंचे वहां पाकिस्तानी कारतूस? अब इस पर भी हम भाजपा सरकार से सवाल ना पूछें। आपका यह दावा कि घुसपैठिए झारखंड के अंदर है, हालांकि झारखंड की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। पेट्रापोल में अमित शाह जाके कहते हैं कि हमें पश्चिम बंगाल की कमान दे दो, हम घुसपैठ रोक देंगे। अरे भाई, जो सीमा है वो अर्धसैनिक बलों के हाथ में है, तो ये लोग घुस कैसे रहे हैं? डीएनए की बात कर रहे हो। मैं आपको बतलाता हूं कि आपकी सोच का क्या परिणाम है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मुरादाबाद की खबर देखिए, बहुत शॉकिंग खबर है दोस्तों। यहां पर डॉक्टर अरोड़ा ने एक और डॉक्टर जो कि मुस्लिम है, डॉक्टर इकरा, उन्हें अपना मकान दे दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां पर जोरों से प्रदर्शन शुरू हो गया कि मुसलमानों को फ्लैट नहीं देना है, मुसलमानों को फ्लैट नहीं देना है। यह है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के जहर का परिणाम। यह आप मेरे समाज को बना रहे हैं, यह आप इस देश के हिंदुओं के एक बड़े तबके को बनाना चाहते हो, जहरीला, आसानी से जिसे भड़काया जा सके और आसानी से जिसे डराया जा सके। और माफ कीजिएगा, जो नागरिक आसानी से डर जाए, भड़क जाए, उसके मानसिक संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जाता है। और अगर हम इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच का अनुसरण करते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, हम आदर्श नागरिक नहीं बन पाएंगे। सुनिए मुरादाबाद के अंदर किस तरह के प्रदर्शन हुए थे, क्या क्या बातें कही जा रही थी, सुनिए। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी है। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार। ये जो जहर है, जहां मुसलमानों को घर तक नहीं दिया जा रहा है, यह आपकी विरासत है, यह भारतीय जनता पार्टी की विरासत है। और आप डीएनए की बात करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुझे हैरत होती है। अखिलेश यादव, जैसे कि मैंने बताया, इस मुद्दे पर उग्र हुए हैं, उन्होंने करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं संभल का दर्द समझने वहां जरूर जाऊंगा। कल ही याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी को रोक दिया गया था, संभल नहीं जाने दिया गया था, और फिर राहुल गांधी के खिलाफ लगातार झूठ चला। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं संभल जाने को लेकर। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं, संभल के लोगों की मदद हो,
उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ कहा कि रेजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रेजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रेजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रेजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रेजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं, चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा जाएंगे। अखिलेश ये भी बताते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और पीड़ितों से मिले, वहां पर जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं समझना चाहता हूं कि क्या एक विपक्षी दल, एक मामला जहां 5 लोगों की मौत हो गई, जहां साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चकनाचूर हो गया, वहां पर भी ना पहुंचे, वहां की भी दर्द को समझने की कोशिश ना करें? सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। देखिए, आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया, और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जो पीड़ित दुखी लोग थे जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें। सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार हमारी बात सुने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सदन चलाए। एक आखिरी सवाल, अखिलेश ने करारा ताना भी मारा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। बकौल अखिलेश यादव, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। महत्वाकांक्षाओं पर सवाल, इससे पहले भी जो रस्साकशी दिल्ली और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हो रही थी उस पर भी करारा तंज कसा था अखिलेश यादव ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया, इस पे क्या आप कहेंगे? ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है
कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहां पर। सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहां भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोचिंग के लिए। अखिलेश कहते हैं कि आज ये सरकार किसी मुद्दे का जवाब नहीं देती। किसान मुश्किल में है, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर मुश्किल में है, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। इसीलिए संभल जैसे मुद्दे को सामने लाया जाता है। अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि इनकी कोई भी योजना ठीक से नहीं चल पा रही। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में। सुनिए कैसे अखिलेश प्रहार करते हैं। बहुत नाकाम है। इनकी कोई भी योजना ठीक नहीं चल पा रही है। केवल भ्रष्टाचार उसमें शामिल है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है। संभल वाले मामले में अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो कारतूस मिले वो पाकिस्तान के बने हुए। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या। आप दिल पे हाथ रखो। अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा कि आज ये सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या हमारा वोट हासिल करने का बस यही तरीका है? क्या वो लोग हमें सिर्फ भड़का सकते हैं, डरा सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आप वो धर्म जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, उसे आप क्या बनाना चाहते हैं भाई? सिर्फ आपके वोटों के लिए मैं अपने धर्म को इस तरह से बर्बाद होते देखूं? हर गुजरते दिन के साथ आपको हिंदुओं को डराना होता है। आपको यह समझाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके राज में हिंदू पीड़ित क्यों हैं। आखिर क्यों अब हम ये सुन रहे हैं और ये आपके शब्द हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अपमान हो रहे हैं या अत्याचार हो रहे हैं? क्यों? मैं समझना चाहता हूं। ऐसा क्या किया है भाजपा ने कि आपकी सत्ता आते ही यह सब दुनिया भर में हो रहा है? और आपको क्या लगता है जो आपकी नफरती सोच है उसका क्या असर पड़ने वाला है? जो नफरती सोच मुरादाबाद में दिखाई देती है या तमाम मॉब लिंचिंग्स में दिखाई देती है, आपको क्या लगता है उसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या आपको अंदाजा है कि मध्य पूर्व में इसके बाद भारतीयों के लिए कितनी मुश्किल पेश आने वाली है? क्योंकि वहां पर भी दिमाग से पैदल कई लोग हैं। आपको क्या लगता है जब आप यहां पर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाएंगे, उन पर इस तरह से अत्याचार किया जाएगा, जब खुद प्रशासन एक तरफा सोच अपनाएगा, जो हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा था, महिलाओं पर आप पिस्तौल तान रहे थे, वोट डालने में मुश्किलात पैदा की जा रही थी, उसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या संदेश जाएगा बताइए? निहायत ही शर्मनाक सोच है भारतीय जनता पार्टी की और देश की जनता इसकी कीमत चुका रही है। चुकाएगी नहीं, चुका रही है। और इन लोगों के पास सिवाय जहर उगलने के और कुछ नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।